अगर मैं आपसे कहूं कि प्रशासन बिना किसी विधायी प्रक्रिया से आपकी स्वतंत्रता को अगर छीनना चाहे या छीन ले तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि आपकी स्वतंत्रता को कैसे छीना जा सकता है या उसे कैसे बचाया जा सकता है? दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज का सेशन होने वाला है अनुच्छेद 21 के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है और डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पूरा अंदर जा करके हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर और बाहर से क्या क्वेश्चन बनेंगे आज हम उसको XYZ हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे ऐसे फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में अगर अनुच्छेद 21 ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद 21 में ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने में बहुत ही दिलचस्प होगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे ही मूल अधिकार में सबसे मेन अनुच्छेद 21 को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी हर चीज आपको समझ में आएगी। और इससे पहले की क्लासेस हो चुकी है दोस्तों, प्रस्तावना की, नागरिकता की और तीसरा चैप्टर जो चल रहा है मूल अधिकार, इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप जाके वहां से विजिट करिए। वहां पे एक एक चीज क्लियर करके आपको बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कहा गया है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा उसकी स्वतंत्रता को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आता है क्या, AK गोपालन केस आता है। क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। AK गोपालन केस 1950 में आता है। क्या दोस्तों, AK गोपालन केस 1950 में आता है। तो इस केस में क्या कहा गया दोस्तों, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें कहा गया दोस्तों कि जीवन जीने के अंतर्गत, क्या दोस्तों, जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीवित रहना शामिल है। क्या दोस्तों, एक बार फिर से सुनते हैं कि AK गोपालन केस आता है 1950 में, जिसमें व्याख्या किया गया है, यानी उस केस में कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों, कि जीवन जीने के लिए यानी जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीवित रहना शामिल है। ठीक है, जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीवित रहना शामिल है। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, AK गोपालन केस में। परंतु आगे चल करके एक और केस आता है। क्या दोस्तों, जिसका नाम है मेनका गांधी केस 1978। क्या, पहले तो आता है कौन सा केस, AK गोपालन केस 1950 में, जिसमें कहा गया है कि जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीवित रहना शामिल है। उसके बाद आता है क्या, मेनका गांधी केस। क्या दोस्तों, उसके बाद आता है मेनका गांधी केस 1978 आता है। तो जरा इसमें गौर से देखिए और अच्छे से सुनिएगा दोस्तों कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है दोस्तों कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, क्या, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए केवल जीना ही नहीं शामिल है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना शामिल है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मेनका गांधी केस 1978 में कहा गया है कि व्यक्ति को केवल जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीना नहीं शामिल है, बल्कि उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको शामिल किया गया। क्या दोस्तों, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसमें शामिल किया गया। किसमें, मेनका गांधी केस 1978 में। ठीक है दोस्तों, न्यायालय द्वारा घोषित किए गए महत्वपूर्ण अधिकार। क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। अलग से मैंने हेडिंग बना दी है जिसमें न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण घोषित अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला क्या अधिकार दोस्तों, पहला अधिकार है पासपोर्ट रखने का अधिकार। क्या दोस्तों, पहला अधिकार है पासपोर्ट रखने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कह लें, दूसरी बात क्या कहा न्यायालय ने, उसने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार। क्या दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार। ठीक है, अगर थर्ड नंबर की बात करें दोस्तों तो निद्रा का अधिकार भी इसी में शामिल है। किसमें दोस्तों, जो न्यायालय ने घोषित किया था, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा अनुच्छेद 21 के अंदर। क्या दोस्तों, निद्रा का भी अधिकार इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में कहा है किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगाई जाए। क्या दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हथकड़ी लगाई जाती है तो उस पर भी क्या करता है, अनुच्छेद 21 आपको रोक देता है, मतलब रोक लगाता है, आपको मनमाने तरीके से हथकड़ी लगाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है,
इसमें अभी और भी अधिकार हैं, हम उसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। बचे हुए न्यायालय द्वारा स्वतंत्र अधिकारों को देखते हैं और 5 नंबर की बात कर ले दोस्तों, इसमें कहा गया कि स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार। क्या दोस्तों? स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर की बात कर लें तो उसमें निजता के अधिकार को भी क्या किया है, इसमें शामिल किया है। क्या दोस्तों? निजता के अधिकार को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर की बात कर ले दोस्तों, तो महिलाओं के लिए कोई भी लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जितने जो न्यायालय द्वारा जो स्वतंत्रता का अधिकार, जितना मैं आपको काउंटिंग करवा रहा हूं दोस्तों, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा और उसी में बोल देगा कि कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, एक कोई अलग से दे दिया, बोला कौन सा नहीं है, तो वहां क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती। मगर आपको गलत नहीं करना है, जो मेरी इस क्लास को देख रहे हैं उसको गलत नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इतने सटीकता से, इतने ईजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 नंबर की बात कर लें तो 8 नंबर में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के लिए, क्या दोस्तों? कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के लिए विदेशी भ्रमण कर सकता है। क्या दोस्तों? विदेशी भ्रमण कर सकता है। ठीक है, आई थिंक इतने 5, 6, 7 और 8 आपको क्लियर हो गए होंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से अनुच्छेद 21 जाना जाता है, आई थिंक सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी स्वतंत्रता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब मैं बताऊंगा तो लगेगा कि हाँ, बहुत लोगों को लगेगा कि ये चीजें मुझे पता थी। ठीक है, क्या दोस्तों? आइए देखते हैं। 2017 में न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। क्या दोस्तों? 2017 में न्यायालय द्वारा कहा गया कि, क्या कहा गया? कहा गया कि किसी भी व्यक्ति, क्या दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को अपने मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। क्या दोस्तों? 2017 में न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं, यानी अपने मर्जी से आप विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, जितने मैंने पॉइंट इसमें न्यायालय द्वारा कहे गए थे स्वतंत्रता अधिकार के बारे में, सभी चीजें मैंने उसको अलग से हेडिंग डाल करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और एक एक चीज समझाने की कोशिश की दोस्तों। आई थिंक सभी चीजें, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया दोस्तों, उसमें से एक भी पॉइंट छूटे ना, और ये सब चीजें जो स्वतंत्रता है ये आपके टिप पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अनुच्छेद 21 के और डीप हम चलते हैं कि देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं एक बार फिर से, पहले जो आया था, कौन सा केस आया था दोस्तों? पहले A.K. गोपालन केस आया था 1950 में। ठीक, उसके बाद मेनका गांधी केस 1978 में आया था। उसके बाद मैंने आपको वो हेडिंग बताई है जो न्यायालय द्वारा यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिया गया था। ठीक, जस्ट उसके बाद आता है क्या? रतिनाथ केस 1994 आता है। क्या दोस्तों? रतिनाथ केस 1994 आता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें इस केस में क्या कहा गया है, आइए उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों? इसमें कहा गया है कि जीवन जीने के अंतर्गत, क्या दोस्तों? अब तक क्या था, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि A.K. गोपालन केस में क्या जीवन जीना केवल शामिल था। उसके बाद मेनका गांधी 1978 जब केस आया, उसमें बोला कि जीवन जीने के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीना भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है केस रतिनाथ केस, जस्ट उस केस के बाद ये केस आता है रतिनाथ केस 1994 में। इसमें क्या कहा गया है कि जीवन जीने के अंतर्गत केवल गरिमापूर्ण जीवन जीना ही नहीं बल्कि मरना भी शामिल है। क्या दोस्तों? किसमें? रतिनाथ केस 1994 में। इसमें कहा गया है कि जीवन जीने के अंतर्गत केवल गरिमापूर्ण जीवन जीना ही नहीं बल्कि मरना भी शामिल है। दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन से केस में किस टिप्पणी को उसमें किया गया है और क्या उसमें बातें कही गई है किस केस में। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना चुका है अब तक। आप PYQ को उठा के देखिए, बार बार इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा केस। अभी जस्ट कुछ महीने पहले इसी केस से रिलेटेड एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा, शायद हर्षित राणा ऐसे कुछ करके था, एक्चुअली मुझे पूरा याद नहीं है, बट इसी केस के अकॉर्डिंग उनको क्या इच्छा मृत्यु दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वो भी करंट में है, करंट में था, तो आपको क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब पहला A.K. गोपालन केस, दूसरा मेनका गांधी केस, तीसरा रतिनाथ केस। अब आइए देखते हैं, उसके बाद आता है ज्ञान कौर केस 1996 आता है। क्या दोस्तों? ज्ञान कौर केस 1996 आता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि न्यायालय ने इसमें किस रुख को अपनाया है। तो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय
क्या दोस्तों, न्यायालय ने अपने फैसले को बदलते हुए, अर्थात अब तक जितने भी केसेस में न्यायालय अपने फैसले को सुनाते आया है, अब 1996 वाले केस जिसमें ज्ञान कौर केस आता है, उसमें न्यायालय अपने फैसले को बदलते हुए, यानी अपने फैसले को बदल दिया। तो बदल दिया तो कुछ तो कहा होगा, हाँ ठीक है दोस्तों, क्या कहा है तो आइए देख लेते हैं। इसमें कहा है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ या गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत केवल जीना शामिल है। क्या दोस्तों, अब जो मरना शामिल था इसको न्यायालय ने खारिज कर दिया। किसमें? ज्ञान कौर केस 1996 में। और इसमें कहा, इसमें कह दिया क्या दोस्तों कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ केवल केवल जीना शामिल है। क्या दोस्तों, गरिमापूर्ण तो जीवन जीना ही है, ठीक है, उसके अंदर केवल जीना शामिल इसमें समाहित कर दिया है। मरने वाले जो मरने की बात कही गई थी किसमें? रतिनाथ केस में, उसको यहां से न्यायालय ने अपने फैसले को बदलते हुए यहां से क्या कर दिया? उसे रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जस्ट एक केस आता है, क्या? यूथेनेसिया केस, इसी में रिलेटेड है, ज्ञान कौर केस के अंदर ही आता है। क्या दोस्तों? यूथेनेसिया केस आता है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। यूथेनेसिया केस में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पीड़ा, यानी उसकी पीड़ा असहनीय है, मतलब वो अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है और वह व्यक्ति अपनी मौत मांग रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति मतलब पीड़ित है, उसका पीड़ा वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने से क्या कर रहा है? मौत की मांग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या उसको मृत्यु दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आइए देखते हैं दोस्तों आगे कि अगर कोई व्यक्ति की पीड़ा असहनीय है और वह व्यक्ति मौत मांग रहा है। क्या दोस्तों? मौत मांग रहा है। मौत मांगना इतना तो आसान नहीं होता दोस्तों, बट कुछ ऐसे जीवन के ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पर इंसान मृत्यु मांगने के लिए क्या होता है? एकदम डिमांड करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो उसे मृत्यु दे देनी चाहिए। क्या दोस्तों, इसमें साफ साफ कहा गया है यूथेनेसिया केस में कि अगर कोई व्यक्ति की पीड़ा असहनीय है, वो अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है, अगर वह व्यक्ति मौत मांग रहा है तो उसको मृत्यु दे देनी चाहिए। क्या दोस्तों, ये किसी के कहने पे मृत्यु दे देनी चाहिए या इसके अंदर कुछ कारण छुपा है या किसी न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि नहीं कहा गया है, इसको भी आगे देखते हैं। तो अगर बात कर ले यूथेनेसिया केस को, जो मृत्यु देने की बात कर रहा है, वो किसमें कहा गया दोस्तों? वो कहा गया है 2011 में एक केस आता है जिसका नाम है अरोड़ा बाग केस। क्या दोस्तों? अरोड़ा बाग केस 2011 में ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति अगर उसकी पीड़ा असहनीय है, वह मृत्यु मांग रहा है, तो उसको मृत्यु दे देनी चाहिए। ठीक है, यूथेनेसिया में भी देख लेते हैं। यूथेनेसिया दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों? यूथेनेसिया दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि यूथेनेसिया केस होता क्या है और इसमें क्या कहा गया है, और उसमें भी एक्टिव केस किसे कहते हैं और उसमें पैसिव केस किसे कहते हैं। दोस्तों इसमें तो मैं लिखा नहीं, मैं जुबानी बता रहा हूं, प्लीज आप नोट डाउन करना। यूथेनेसिया केस दो प्रकार के, क्या? एक्टिव यूथेनेसिया, उसमें कहा गया है कि एक्टिव केस में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने सांसों की बदौलत जिंदा है। यदि कोई व्यक्ति अपने सांसों की बदौलत जिंदा है, अगर उसे मृत्यु दे दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? उसे एक्टिव यूथेनेसिया कहा जाएगा। क्या दोस्तों? उसे एक्टिव यूथेनेसिया कहा जाएगा। दूसरा सुनिए, पैसिव यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है? इसमें यह कहा गया दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संरक्षण प्रणाली द्वारा, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, वेंटिलेटर मशीन पे अगर वो व्यक्ति लेटा हुआ है, अगर उस मशीन को हटाकर उसको मृत्यु दे दिया जाए तो इसे पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में आ गया होगा। क्या? एक्टिव में कहा गया है कि जो अपने सांसों की बदौलत जिंदा है, अगर उसमें उसको मृत्यु दे दिया जाए तो वो एक्टिव यूथेनेसिया हो जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया में कहा गया है कि अगर जो संरक्षण प्रणाली है उसके द्वारा उसको हटा करके, यानी व्यक्ति को अगर मृत्यु दे दिया जाता है तो उसे कहा जाता है पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, ये चीज किसमें कही गई है? अगर पूछ लिया जाए कि ये जो यूथेनेसिया केस का जो जिसमें ये जिक्र किया गया है, एक्टिव, पैसिव और इच्छा मृत्यु की बात की गई है, तो वो कहा गया है दोस्तों किसमें? अरोड़ा बाग केस में। क्या दोस्तों? अरोड़ा बाग केस में ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कब आया था? 2011 में आया था। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैंने जितने पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल से अभी भी इसमें एक क्लास आनी और बाकी है जिसमें हम अच्छे से पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैंने जितना आपको डिस्कस किया, यानी इसके पहले स्लाइड से लेकर अब तक स्लाइड तक इसमें अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं
उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। बट आप इसको अगर अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, यकीन मानिए कि क्वेश्चन आएगा, आपसे बच के नहीं जाएगा दोस्तों। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और जितने मेरे दोस्त हैं दोस्तों, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसको एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि अगर आप भूलने की कगार पे हो तो आप उसे रिवाइज करके अच्छे से फिर से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, जब भी आगामी कोई एग्जाम होगा, मैं यहीं से आपको प्रूफ दिखाऊंगा, अपनी क्लास से ही दिखाऊंगा, शायद तब आपको यकीन होगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अभी से इसे फॉलो करिए और अच्छे से पूरी क्लास को देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और रेंडमली हम कहीं से पढ़ते हैं वो चीज मायने नहीं रखता दोस्तों, पढ़ते उसको है जो एग्जाम में आता है तब जाके मायने रखता है। और वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सब लोग एक तरफ से पढ़ना चालू कर देते हैं, जो कि वो सही नहीं है। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, वो चीज मैं प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आज जितना मैंने पढ़ाया वो सब आपको याद हो गया होगा, और आई होप आप लोगों को याद होना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कल हम फिर से मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स इसमें अनुच्छेद 21 में रह गए हैं, उसके बाद हम अनुच्छेद 22 की तरफ रुख करेंगे। मतलब कल की क्लास में हम 21 को कंप्लीट करेंगे और 22 में मतलब एंट्री कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बस धीरे धीरे करके मूल अधिकार हमारा समाप्त होने वाला है। बस कुछ ही अनुच्छेद बाकी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला क्लास आने, जब अगला क्लास आए तो उसको भी अच्छे से देखिए, ताकि कोई भी मूल अधिकार से रिलेटेड क्लास मिस ना हो। अगर मिस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मूल अधिकार में टर्मिनोलॉजी आपको बताई जा रही है, जितने फैक्ट प्लस कंसेप्चुअल आपको बताया जा रहा है, मतलब सभी आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बात और दोस्तों, कि वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना है। जय हिंद क्लास।